हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। तो आज हम जो है अपना लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे फॉर जनरल टेस्ट। और ये टेस्ट जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो है होने वाला है। तो उसके लिए आज हमारा ये लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम फिर से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं विच कैन बी आस्क्ड इन योर CUET एग्जाम, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले और लेट हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा कि जिस तरीके भी क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो हमने इसमें कवर अप किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी CUET का जनरल टेस्ट जो है क्रैक करने में, एक अच्छा रैंक लाने में। और जैसे कि हर किसी का एक ड्रीम होता है, ड्रीम कॉलेज होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाना है या आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है, तो उन सब में ये टेस्ट जो है कॉमन है, सब में पूछा जाने वाला है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा। कहीं कोई आपको डाउट होता है या मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जो है फ्लैश हो रहा है, आप अपने डाउट व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट PDF हैं रिलेटेड टू योर जनरल टेस्ट और टॉपिक्स, वो हम वहीं पे शेयर करते हैं। और जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आता है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन वो आपको वहीं पे मिलेगी। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमें रीजनिंग का मिला है। इट इज वीरोलॉजी इज रिलेटेड टू वायरस, सिमेंटिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट। सो वीरोलॉजी जो होती है उसका इफेक्ट होता है वायरस, उसी तरीके से सिमेंटिक्स का इफेक्ट जो होता है हमारे वर्ड्स पे आता है। बेसिकली सिमेंटिक्स हमारे वर्ड्स में होती है, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारी लैंग्वेज पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? हमारी लैंग्वेज पे पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। से वीरोलॉजी इज रिलेटेड टू वायरस इन द सेम वे सिमेंटिक्स इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। A sum of money at simple interest amounts to rupees 1,285 in 4 years and to rupees 1,330 in 5 years. The sum is इस क्वेश्चन में आपने कुछ पैसा जो है डिपॉजिट किया है, जो कि 4 इयर्स में कितना हो जाता है अमाउंट? 1,285। और सेम सम अगर आप जो है 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको आफ्टर 5 इयर्स कितना पैसा मिलता है? 1,330। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड द सम। सम मीन्स प्रिंसिपल, सम मीन्स प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आप समझते ही हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर एवरी ईयर वो सेम ही रहता है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है एवरी ईयर सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अगर सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं 10% पे 1 ईयर के लिए, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10,000 का 10% इज 1,000। 2 ईयर्स के लिए करूँगी तो 2,000, ठीक है ना। 1,000 फॉर 1 ईयर एंड अगेन 1,000 फॉर सेकेंड ईयर। तो हर साल मुझे सेम ही जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है 5 इयर्स का, इट इज 1,330 और 4 इयर्स का कितना दिया है? 1,285। अगर हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमें 1 साल का क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 45 रुपीज, राइट। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 45 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट हमारा किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 4 साल का अमाउंट हमारा कितना था? 1,285,
प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना था और इंटरेस्ट हमें कितने साल का निकालना है, 4 इयर्स का निकालना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट हमें कितने साल का निकालना है, 4 इयर्स का। ये हमारा कितने साल का निकला है, 1 साल का निकला है। तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 इयर्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 ईयर का इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 180। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 1285 माइनस 180, सो इट विल बी 1105। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1105। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा इसका। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है इसको 5 इयर्स वाले में भी लगा के देख सकते हो, तो आपको सेम ही आंसर जो है मिलेगा। 5 इयर्स का अमाउंट था 1330। प्रिंसिपल हमें निकालना है, इंटरेस्ट हमारा कितना था 45 फॉर 5 इयर्स, ठीक है। 45 1 ईयर का था, हमें 5 इयर्स का चाहिए। ये कितना आएगा 225। 225 जब आप माइनस करोगे तो बच्चों आपका प्रिंसिपल जो आएगा इट विल बी 1105। सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ से भी मिलेगा, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, कि ए बी और सी एक काम को 6 days में कंप्लीट करते हैं। इफ ए कैन डू दिस वर्क इन 36 days एंड बी अलोन कैन डू इट इन 12 days, अगर यही काम अगर ए जो है अलोन करता है बिल्कुल अकेले, तो उसे इस काम को फिनिश करने में 36 days लगते हैं। और इसी काम को अगर बी अकेले करता है, ए और सी के साथ मिलकर के नहीं करता है, खुद से करता है, तो उसे 12 days लगते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द वर्क, तो अगर ये काम सी को खुद से करना पड़ेगा तो उसे कितने डेज लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी वर्क में से अगर हम ए और बी का वर्क जो है माइनस कर देते हैं तो हमें किसका वर्क मिल जाएगा, सी का वर्क मिल जाएगा। अब वर्क की जो यूनिट होती है वो 1 होती है। ए बी सी जो है पूरे काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगा रहे थे, 6 दिन लगा रहे थे। तो एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 1/6 वर्क कर रहे थे, राइट। अब माइनस करना है, ए उसी काम को करने में कितना टाइम लगा रहा था, 36 days। तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा था, 1/36 वर्क कर रहा था। उसी तरीके से बी जो है उसी वर्क को कंप्लीट करने में एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर रहा था, 1/12 वर्क कंप्लीट कर रहा था, राइट। ये 1 day वर्क हमने लिख लिया। सिंपल आपको आगे कैलकुलेशन करनी है, आगे इसमें कुछ भी नहीं है। 1 + 3 1/6 minus 4/36 means your 1/9। एलसीएम ले लेंगे आप तो 36 आ जाएगा। 6 - 4 2/36 1/18। तो मतलब जो है एक दिन में सी कितना वर्क कर रहा था, 1/18 वर्क कर रहा था। एक दिन में कितना कर रहा था, 1/18। तो पूरा वर्क कंप्लीट करने में सी कितना टाइम लगाएगा, पूरा वर्क कंप्लीट करने में 18 डेज लगाएगा, राइट। उसका एक दिन का वर्क 1/18 है, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, वो आपका 18 डेज आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने निकाला। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है इसका। बहुत बेसिक मैथ्स आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी टिल क्लास 8th लेवल तक की मैथ्स जो है आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाली। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन ओनली यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज।
Question number 4. In the following question, a pair of words as alternatives, the correct pair is apostate is related to religion. apostate का मतलब होता है जो किसी रिलीजन को ना माने या कोई रिलीजन जो है उसके प्रति लॉयल ना हो। हिंदी में हम इसको बोलते हैं धर्म त्यागी, है ना, धर्म को जो छोड़ दे, अपने रिलीजन को जो छोड़ दे, दैट इज कॉल्ड एपोस्टेट। ठीक है, सो एपोस्टेट इज रिलेटेड टू रिलीजन। इन द सेम वे विच ऑफ द पेयर इज रिलेटेड। अब देखिए, टीचर जो होता है वो एजुकेशन देता है, प्रोवाइड करता है, तो ये तो रिलेटेड नहीं है। पोटेंस्टेट की अगर मैं बात करूं तो इट मींस किंग, किंग इज रिलेटेड टू किंगडम। तो यहां पे भी कहीं पे भी कोई बात जो है अबंडेंस की नहीं आ रही है। जेलर इज रिलेटेड टू लॉ, राइट? सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इट इज ट्रेटर। द पर्सन हु इज नॉट लॉयल टू द कंट्री इज नोन एज ट्रेटर। जो अपनी कंट्री, अपने राज्य, अपने देश के प्रति जो है लॉयल नहीं है, डिसऑनेस्ट है ना, ईमानदार नहीं है, या जिसने अपनी कंट्री को छोड़ दिया, या हम सिंपल वर्ड्स में ट्रेटर को बोलेंगे गद्दार, राइट? ट्रेटर को क्या बोलते हैं? गद्दार। ठीक, तो इट इज रिलेटेड टू कंट्री। तो इसका जो करेक्ट पेयर होगा, एपोस्टेट इज रिलेटेड टू रिलीजन, इन द सेम वे ट्रेटर इज रिलेटेड टू कंट्री। ऑप्शन बी। लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड करनी है, पेपर, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली कीजिए, उससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर लैंग्वेज टेस्ट एज वेल इफ यू ऑप्ट इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक ग्रुप ऑफ लेटर हमें चूज करना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई एक हमें चूज करना है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट। तो पहला ऑप्शन है DXCLQ, दूसरा है PFZUM, तीसरा है XGKNT और लास्ट है NMWBH। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स है, जिनमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स है। DXCLQ, XGKNT एंड NMWBH। इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। सिर्फ ऑप्शन बी है जिसमें कॉन्सोनेंट के साथ एक वावल भी आ गया है। वावल आप जानते ही हैं, AEIOU। और इन 5 लेटर्स को अगर हम अल्फाबेट से हटा दें तो बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो बाकी जितने भी ऑप्शन है A, C, D, आप देखेंगे उन सब में कॉन्सोनेंट्स है। सिर्फ बी वाला ऑप्शन है जिसमें एक वावल यूज किया गया है। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शंस। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, PFZUM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। किडनी इज रिलेटेड टू न्यूफ्रॉन। इन द सेम वे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट? तो किडनी की जो वर्किंग यूनिट होती है, किडनी की वर्किंग यूनिट होती है न्यूफ्रॉन,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है वर्किंग यूनिट क्या होता है? सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन आप जानते ही हैं। न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स हमारी जो बैकबोन होती है उसको स्पाइनल, सो न्यूरॉन्स आर द वर्किंग यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो न्यूरॉन्स आर वर्किंग यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं बट इसके लिए हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। What is 34% of 1.2 किलोमीटर्स? हमें 34% निकालना है किसका? 1.2 किलोमीटर्स का। एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे सेंटीमीटर्स में दिए हैं। वो सब किस में दिए? सेंटीमीटर्स में दिए। तो 1 किलोमीटर is equals to 1000 meter and 1 meter is equals to 100 centimeter, right? तो 34% निकालना है। 34% को ऐसे लिख लेंगे, 1.2 किलोमीटर मीन्स 12/10, ये किलोमीटर्स में है। मीटर्स में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट लिख लिया। अब जो जिससे कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर लीजिए। तो हमारा क्या है? 3 4 12, 34 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 and 4 40,000. 40,800 centimeter is the answer. 40,800 centimeter is the answer, option A. आपको बस यहाँ पे क्या करना था? बेसिक आपको परसेंटेज निकाल के कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में। सो मेक श्योर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 320 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 400, कि 320 जो है वो 400 से कितना परसेंट कम होता है। तो कम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 400 में से वी विल सब्ट्रैक्ट 320 और बेस वैल्यू क्या होगी? बेस वैल्यू होगी 400, क्योंकि हम 320 को किससे कम देख रहे हैं? 400 से देख रहे हैं ना। तो 400 डिनोमिनेटर में आएगा, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बी 80/400 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल बी 20%, राइट। इट विल बी 20%। आप इसको चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो। 320 जो है वो 400 का कितना होता है, कितना परसेंट होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 80% होता है। टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100 होती है। 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना परसेंट कम है? 320, 20% कम है 400 से, राइट। सो बहुत सिंपल है, बस अपना लॉजिक हमें जो है उस समय इस्तेमाल करना है। फॉर्मूलाज हमको जो है माइंड में होने चाहिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 5 hours and emptied by pipe B in 8 hours respectively. How much time will it take for the tank to be half filled? To be half filled. एक टैंक है, ठीक है। उस टैंक को भरने में जब हम उसे पाइप ए से भरते हैं तो 5 घंटे लगते हैं, और अगर
हम उसे पाइप बी से खाली करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। अगर दोनों की दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में आधा टैंक, नॉट फुल, आधा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? तो पाइप ए जो है 1 घंटे में कितना टैंक फिल करता है? 1/5, ठीक, 1/5x टैंक फिल करता है। सेम वे पाइप बी जो है टैंक को 1 घंटे में कितना खाली करता है? 1/8x खाली कर देता है। तो हाफ फिल करने में कितना टाइम लगेगा? हाफ मीन्स 1/2। सिंपल एलसीएम ले लीजिए। तो इट विल बी 3x/40 equals to 1/2. तो x will be 40/20/3 which is equals to 6 2/3 hours. 6 2/3 hours. So it will be this 6 2/3 hours. It is 12 1/3 hours, 8 2/3 hours, and it is 3 1/3. So which option is correct? Option D is the right answer. 6 2/3 hours. जब दोनों पाइप एक साथ जो है ऑन होंगे तो जो टैंक है उसको हाफ फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 6 2/3 आवर्स। इसी चीज को अगर वो आपसे कह देता है कि आवर्स और मिनट्स में निकालना है तो भी इट इज वेरी इजी। आपके पास 6 आवर्स तो टाइम है ही है। 2/3 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो इट विल बी 6 hours 40 minutes। ये दोनों ही चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में भी दिया हो सकता है ऑप्शन, या फिर आवर्स और मिनट में भी दिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Find the next number in the given series. It is 13, 40, 122, 369। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया और +1 कर दिया, राइट। 13 3 39 +1 इज इक्वल्स टू 40। फिर नेक्स्ट में क्या किया, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 122। एक चीज समझ आइए कि कभी भी कोई सीरीज ऐसी दी है जिसमें नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 122 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 तो 369। तो अब क्या करेंगे, 369 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +4 कर देंगे। तो इट विल बी 1111। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राइट। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई सीरीज में जो आंसर जो आ रही है, रिजल्टिंग वैल्यू जो आ रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रही है, इट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, या बहुत कम हो रही है तेजी से तो वहाँ पे डिवीजन हो रहा है। अब नेक्स्ट दिया है, सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे आपको एक ऑड नंबर जो, ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें कौन सा नंबर है विच इज ऑड, जो मतलब बाकी के नंबर से अलग है।
सो 51, 66, 83 एंड 93। तो यहां पे देखिए 83 जो है इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर। आपका 51 जो है वो 3 से 17 से डिविजिबल है, 66 2 से, 33 से, 11 से, 6 से, इन सबसे डिविजिबल है, 3 से, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। सेम वे 93 देख लीजिए, 3, 31, लेकिन 83 जो है वो सिर्फ 1 से और 83 से डिविजिबल है, मतलब अपने नंबर से और 1 से डिविजिबल है। मींस 83 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर और बाकी क्या आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और वो भी 2 फैक्टर कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट आर प्राइम नंबर्स। तो यहां पे जो ऑड वन आउट है इट इज 83। Find the correct answer. Mother is related to child, cloud is related to what? तो देखिए स्टूडेंट्स, mother gives birth to her child. In the same way, cloud gives birth to what? Rain. किसको birth देता है? Rain को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा it will be B. ठीक है, if as mother is related to child, in the same way cloud is related to rain. Next question. The average marks of Madhu in 4 subjects is 64. मधु के 4 सब्जेक्टों में एवरेज मार्क्स जो थे वो कितने थे, 64 थे। एंड शी गॉट 69 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मधु इन 5 सब्जेक्ट्स। तो नई एवरेज क्या होगी, 4 सब्जेक्टों की एवरेज कितनी थी, 64 थी। सो टोटल मार्क्स obtained in 4 subjects कितने होंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट, इट इज 69। तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे। 4 सब्जेक्टों में कितने मार्क्स थे, 256 प्लस 69, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 325। तो उसके टोटल मार्क्स कितने थे 5 सब्जेक्ट्स में, 325। अब हमें एवरेज निकालनी है 5 सब्जेक्ट्स की, राइट। एवरेज मार्क्स बेसिकली न्यू एवरेज उन्होंने हमें बोला है, तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो टोटल मार्क्स थे 325 डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल बी 65। ये कितना आ जाएगा, 65। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, how many natural numbers between 200 and 400 are there which are divisible by 4, 5, 8 और 10? कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं 200 से लेकर के 400 के बीच के जो कि 4 से, 5 से, 8 से और 10 से डिविजिबल है। तो एक बात देखिएगा, नंबर डिविजिबल बाय, या इसको लिखती भी नहीं हूं, आपको ऐसे समझाती हूं, जो नंबर्स आपके
8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, जो नंबर 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी होंगे। और सेम में जो नंबर्स 10 से डिविजिबल है वो 5 से भी डिविजिबल होंगे। तो हम बेसिकली वो नंबर्स निकाल लेंगे जो हमारे 4 से और 5 से डिविजिबल हैं, और नंबर्स हमें किसके बीच के दिए, 200 से लेकर के 400 के बीच में। ये ध्यान रखिएगा कि 200 और 400 को हम लोग जो है कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो नंबर्स निकालने हैं विच आर बिटवीन 200 to 400। तो पहले नंबर्स डिविजिबल बाय 4, इसकी एक सीरीज बन जाएगी। सबसे पहला नंबर होगा 204, 208, 212 एंड लास्ट नंबर क्या होगा 396, राइट। और ऐसे नंबर्स डिविजिबल बाय 5, तो सबसे पहला नंबर हमारा होगा 205, 210 और लास्ट नंबर होगा 395। ये नंबर निकल गए। अब नंबर्स डिविजिबल बाय 4 and 5 बोथ वो नंबर्स भी होंगे जो 4 और 5 से डिविजिबल होंगे, दोनों से, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर है उसके लिए क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20, वो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 20। तो इट इज 220, 240 एंड टिल 380। ये नंबर्स जो हैं ये कॉमन है, ये वाले नंबर जो है 20 वाले ये कॉमन है 4 और 5 में से। तो जितने भी नंबर हमारे 4 के और 5 के निकलेंगे उन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और इन वालों को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल है, 5 दोनों से डिविजिबल है, तो रिपीटेशन तो चाहिए नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी, राइट। तो हमें पहले ये निकालना है नंबर्स डिविजिबल बाय 4। सो हमारा अर्थमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, इट इज लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम नहीं है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 का निकाल रहे हैं, तो लास्ट टर्म क्या है 396, लास्ट टर्म कितनी है 396 है, इक्वल्स टू 204, n हमें मालूम नहीं है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है, दो नंबरों के बीच कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो 396 में से 204 को आप माइनस कर देंगे, 192 आ जाएगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 192 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 48 आया और ये 1 लेफ्ट हैंड साइड आकर के प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। सो हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? 49। इसी तरीके से हम जो है 5 का भी निकाल लेंगे। सो 395 इक्वल टू 205 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। कॉमन डिफरेंस अब क्या हो गया, 5 का आ गया भाई। 205 के बाद 210 में हमने कितने जोड़े, 5 जोड़े, तो 395 में से 205 को माइनस कर दीजिए तो 190 आएगा, 190 डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल बी 38 प्लस 1। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 39।
तो कितने नंबर हैं जो आपके 5 से डिविजिबल है? 200 से लेकर के 400 के बीच में इट इज 39 नंबर्स। अब ये नंबर्स, तो इसमें भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है 4 और 5 के दोनों के, तो हमें 20 वाले नंबर्स निकालने, तो 20 वाले भी फाइंड आउट कर लीजिए। इट विल बी 380 माइनस 220 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 20 का है यहाँ पे। तो n कितना आ गया 20 के लिए? 9 नंबर्स। तो हमें निकालना था कि कितने नंबर हैं जो कॉमन जो है, सॉरी जो 4, 5, 8, 10 से डिविजिबल है। तो 4 और 5 का 49 प्लस 39 कर लेंगे और उसमें से 20 वाले माइनस कर देंगे। 8 और 10 इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी होंगे उनमें, मतलब 8 से डिविजिबल है वो 4 से होंगे, जो 10 से डिविजिबल है वो 5 से होंगे। ये कॉमन नंबर थे 9, जो 4 और 5 से दोनों से डिविजिबल थे, तो 9 + 18। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 79। तो ऐसे टोटल कितने नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 4, 5, 8 और 10? इट इज 79। ऑप्शन ए, आंसर विल बी ऑप्शन ए 79। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। उस समय आपको देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा लेंदी है, तो आप देख सकते हैं कि क्या उसको उतने समय सॉल्व करना ज़रूरी है या नहीं, राइट। हालांकि जो मेरिट बनती है वो मैक्सिमम मार्क्स भी बनेगी जो ज़्यादा स्कोर करेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, तो तुरंत कीजिए। अदरवाइज पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एग्जाम में जो कि कम से कम समय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। A candidate scoring 30% in an examination fails by 15 marks, while another candidate scoring 60%, which is 30 marks more than the minimum required for a pass. The minimum passing marks are देखिए, एक कैंडिडेट है, उसको एग्जाम में 30% मिलते हैं और वो 15 मार्क्स से फेल हो जाता है। वहीं दूसरा कैंडिडेट है, उसको 60% मार्क्स मिलते हैं जो कि पासिंग मार्क्स से 30 ज़्यादा है, ठीक है, जो कि पासिंग मार्क्स कितने ज़्यादा है? 30 मार्क्स ज़्यादा है। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द पासिंग मार्क्स बी P, P होंगे, तो 30% ऑफ P इज 30/100 मल्टीप्लाई बाय P। और कितने मार्क्स और चाहिए पास करने के लिए? ये तो हमने 30% निकाल लिया पासिंग मार्क्स का, और पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 15 मार्क्स और चाहिए, तो इसलिए ऐड कर देंगे। वहीं दूसरे के 60% मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स के, और ये कितने ज़्यादा हैं पास करने पासिंग मार्क्स से? पास कितने वाला है? उससे 30 मार्क्स ज़्यादा है, तो ये 30 मार्क्स इसमें माइनस कर देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। इससे हमारे मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो निकल आएंगे। इट इज़ नॉट पासिंग मार्क्स, इट विल बी योर टोटल मार्क्स। पासिंग मार्क्स तो हमें निकालने हैं, तो टोटल मार्क्स को मैंने यहाँ T लिख दिया। टोटल मार्क्स का 30% प्लस 15 इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स, तो इट विल बी 3T/10 और उधर आएगा 6/10T, राइट। अब
30 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 15 प्लस 30, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 15 प्लस 30 और इधर कितना हो जाएगा 60/10 माइनस 3t/10, सो इट विल बी 45 और इधर क्या होगा 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा 3t/10, सो 45 मल्टीप्लाई बाय 10/3, तो टोटल मार्क्स निकल आएंगे इससे। टोटल मार्क्स हमारे कितने आ गए 150 मार्क्स आ गए, राइट। टोटल कितने आ गए 150 मार्क्स आ गए। हमें निकालने थे पासिंग मार्क्स, टोटल निकल गए तो पासिंग तो निकल ही जाएगा, तो पासिंग निकालना है, पासिंग निकाल लेंगे। तो किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, अगर इसमें रखते तो 30% ऑफ 150 प्लस 15, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 45 प्लस 15 इक्वल्स टू 60। तो पासिंग मार्क्स कितने थे, पासिंग मार्क्स थे 60 मार्क्स। किसी भी एक में रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, आंसर विल बी सेम, है ना। यहाँ पे अगर रखेंगे तो 150, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 6 90, 90 माइनस 30, अगेन इट विल बी 60 मार्क्स। किसी भी एक इक्वेशन में आप रख लीजिए तो आपके पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे 60 मार्क्स। ऑप्शन बी। पढ़ाते पढ़ाते गला भी साफ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने आज के इस टॉपिक के 15 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज। अब आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एग्जाम अप्रोच कर रहा है और टाइम कम है, प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो भी लेक्चर्स मैं लेकर के आ रही हूँ उन्हें सबको आपको पूरा देखना है, जिससे कि आप एक अच्छा रैंक स्कोर कर सके। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो है वीकेंड का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ग्रुप्स में जुड़ जाइए। हम उसमें आपके लिए क्विजेस लेकर के आते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर के आते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। टिल देन गुड लक, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।